गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट के सेशन में लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा हम लोग फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर, देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या है। भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए कुछ श्रेणियों में वीज़ा को क्या कर दिया है, जो सेवाएं थी इसको फिर से शुरू कर दिया है। और कब से? तो ये 26 अक्टूबर से लागू हो गया। आखिर वो श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं जिसके लिए वीज़ा सेवाएं शुरू की गई है? जैसे आपका मेडिकल वीज़ा हो गया, या आपका बोला जाए तो एंट्री वीज़ा हो गया, मेडिकल वीज़ा, एंट्री वीज़ा, इस प्रकार से कुछ सेवाएं जो है उसके लिए शुरू कर दिया गया है। लेकिन जो नहीं दी जा रही है, जो वीज़ा जिसमें प्रतिबंधित अभी भी, वो ध्यान रखिएगा, पर्यटन वीज़ा और ई वीज़ा जो सेवाएं हैं उसको अभी भी प्रतिबंधित रखा गया है। और ये कब से है? 21 सितंबर 2023 इसको प्रतिबंधित किया गया है। क्यों किया गया है? तो मुद्दा क्या है? तो वहाँ का मुद्दा है खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या, जिस न्यूज़ से हम लोग सभी को अवगत थे, जो काफ़ी चर्चा में भी रहा था। इसकी हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की संभावित क्षमता के बारे में विश्वसनीय एक आरोप है, जिसके बाद से जो वीजा सेवाएं हैं निलंबित उसको कर दी गई है। रही बात कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये भी याद रखना है कि इसके अलावा ये ध्यान यहाँ पे रखिएगा कि यह वीजा सेवा जो कब से प्रतिबंधित की गई थी और कब से लागू की गई थी। तो प्रतिबंधित है 21 सितंबर एंड इसको फिर से लागू किया गया है 26 अक्टूबर। और किन किन में दिया गया है? तो एंट्री वीजा है, मेडिकल वीजा है, इस प्रकार से आपके जो है कॉन्फ्रेंस वीजा, इन सबों पर जो है उसको फिर से उसकी सेवाएं जो शुरू कर दी गई है। लेकिन पर्यटन और ई वीजा प्रतिबंधित है। अब आपको ध्यान रखना है कुछ इस प्रकार से ही अभी श्रीलंका में भी क्या किया गया है। श्रीलंका ने भी 7 देशों को क्या कर दिया है? निःशुल्क वीजा प्रदान कर रही है। क्योंकि वीजा से संबंधित है तो एक इंफॉर्मेशन एडिशनल न्यूज उसको भी ध्यान रखना है, इस एडिशनल न्यूज को भी ध्यान रखिएगा। श्रीलंका ने भी क्या किया है? जस्ट ए मिनट। श्रीलंका, ओके, इसने भी 7 देशों को क्या कर दिया है? 7 देशों को निःशुल्क वीजा, ओके, निःशुल्क वीजा जो सुविधा है वो प्रदान कर रही है। और वो 7 देश कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, अपना भारत तो है ही, भारत, रूस, चीन, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया एंड कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, जापान, ओके, जापान। तो ये वो 7 देश हैं जहां पर क्या कर दिया गया है? निःशुल्क वीजा जो है। और ये भी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही स्टार्ट किया जा रहा है वर्तमान में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। तो कब तक चलेगा ये? कब तक है ये है आपका 31 मार्च 2024 तक। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? 2026 तक। श्रीलंका का उद्देश्य क्या है? 2026 तक 5 मिलियन, ओके, 5 मिलियन जो है टूरिस्टों का आगमन, टूरिस्ट आगमन का लक्ष्य, ओके। इसके लिए इसने क्या किया है? इसको फ्री किया है। श्रीलंका ऑलरेडी कर्ज में चल रहा है, तो उसने इस कर्ज से बचने के लिए क्या किया? क्योंकि उसका जो सबसे, अगर बोला जाए, जो विदेशी प्रवाह का सोर्स था, तो ये थर्ड था पर्यटन ही। तो इसके लिए उसने फिर से ऐसा किया है। व्हाट माय पॉइंट? चलिए, श्रीलंका को लेकर के एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा। अभी हाल में ही क्या हुआ था? हिंद ओशियन रिम एसोसिएशन यानी IORA, ओके, इसकी क्या हुई थी? 23 जो है मंत्री परिषद की बैठक की गई, ओके, मंत्री परिषद। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? श्रीलंका ने किया। इसकी अध्यक्षता श्रीलंका को सौंप दिया गया, ओके। कब से कब तक? 2023 से लेकर 2025 तक, यानी 2 सालों के लिए हिंद एसोसिएशन, रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता किसके पास है? श्रीलंका के पास। इसको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि ये कब इसकी स्थापना हुई थी? 97 में। और हिंद एसोसिएशन का मतलब हो गया कि हिंद महासागर से सटे हुए जितने भी देश हैं, तो टोटल इसके 23 सदस्य देश हैं। इसको ध्यान रखना है। टोटल कितने हैं? 23 इसके क्या है? सदस्य देश हैं इसमें। और इसका हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए, IORA की हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मॉरिशस,
ओके, क्लियर? एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है देख लेते हैं। 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का भारत संघ में जो है 76वां विलय दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया 26 अक्टूबर को। एक्चुअली इसकी कहानी ये है कि 26 अक्टूबर को क्या किया गया था, 1947 में जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। वहाँ के राजा कौन थे? हरि सिंह। तो उन्होंने विलय पत्र पर साइन किया था। चलिए 1947 में क्या हुआ था इसी दिन, 1947 में यहाँ के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। हरि सिंह क्या थे? वहाँ के महाराजा थे, तत्कालीन महाराजा। मैंने आपको अभी जस्ट बताया ही। अब 5 अगस्त 2019 से क्या हो रहा है, यहाँ पर आर्टिकल 370 हटा था, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था, और आर्टिकल 35A दोनों को ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कब इसको निरस्त किया गया था। ध्यान रखिएगा 5 अगस्त 2019 को इसको निरस्त कर दिया गया था। और उसी साल से किए जाने के बाद ही 2020 में पहली बार जम्मू और कश्मीर में यह आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश बना दिया गया। विलय दिवस यानी 26 अक्टूबर को क्या है, सार्वजनिक अवकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से? 2020 से। कब, किसके बाद? तो 5 अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370-35A को निरस्त कर दिया गया था, उसके बाद से, उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर से ही। ओके, अब विलय पत्र 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह के द्वारा निष्पादित किया एक कानूनी दस्तावेज है। हरि सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के शासक थे, ये तो मैंने आपको जस्ट बताया है अभी। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस दस्तावेज को निष्पादित करके वह भारत के क्या हो गए, डोमिनियन में शामिल होने के लिए सहमत हुए थे। इसी प्रकार से एक्चुअली जूनागढ़ अगर बोला जाए, जम्मू कश्मीर और आपका हैदराबाद, ये तीन जो है बाद में शामिल हुए थे। हैदराबाद में भी कुछ टाइम पहले भी आपने देखा होगा मुक्ति दिवस मनाया गया है ना, मुक्ति दिवस हैदराबाद। तो उसकी भी स्टोरी क्या है कि वो भी भारतीय संघ में शामिल हुआ था। कब हुआ था? 17 सितंबर 1948 को। और ये किसने, हरि सिंह ने कब साइन किया था? 1947 26 अक्टूबर को। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, ये सब जीएस में जो आपके हिस्ट्री वाले सेक्शन के लिए सब क्वेश्चंस आते ही हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बता रही हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बेटे को कुछ बता रही हूँ, इसका यूज है इसलिए बताया जा रहा है। नाउ अच्छा, क्वेश्चंस बनते हैं। अब सवाल है, जूनागढ़ हैदराबाद और कश्मीर किस प्रकार से इनका विलय किया गया है भारत में, या किस प्रकार से ये शामिल हुए हैं भारतीय संघ में, ये पूछता है सवाल आपसे। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पर, ये तो चलिए हम लोग को देख लिया कि जम्मू कश्मीर का कैसे हुआ। एक सवाल यहाँ पे और ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही, ओके, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन, चलिए मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ, यहाँ ऐड कर दे रही हूँ। ओके, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर, ओके, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। और इस अधिनियम कब था? 2019 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इन दोनों को क्या कर दिया गया? यूटीज बना दिया गया। यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। कब बनाया गया था? इन दोनों को बनाया कब गया? 31 अक्टूबर 2019। ओके, यह अधिनियम आया 2019 में। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही 31 अक्टूबर को इन दोनों को यूटीज घोषित कर दिया गया। वर्तमान में राज्य नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट से पूछेंगे अभी, वो जवाब नहीं दे पाएंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? नाउ अब बात आती है कि क्या जम्मू कश्मीर में दो ऐसी पार्टियां हैं, अभी रिसेंटली, दो को तो छोड़ दीजिए, रिसेंटली एक पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया गया। उस पार्टी का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक, क्या है वो? फ्रीडम पार्टी। ओके, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी। ओके, फ्रीडम पार्टी, इसको क्या कर दिया गया है? प्रतिबंधित कर दिया गया, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से इससे पहले भी एक और पार्टी को वहां पे प्रतिबंधित की गई है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पार्टी। लिबरेशन फ्रंट है ये, लिबरेशन जम्मू कश्मीर, चलिए मैं पूरा लिख देती हूँ इसको, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। ओके, फ्रंट, इस पार्टी को भी क्या कर दिया गया है? इसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसे भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। ओके, चलिए अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये तो चलिए हो गई, बात हो गई जम्मू कश्मीर को लेकर के। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर जो है
कितने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को टच करती है? जम्मू कश्मीर। तो यहाँ कौन कौन से बॉर्डर को टच करती है जम्मू कश्मीर? कौन कौन से बॉर्डर को टच करती है? चलिए बॉर्डर है तो मैं रेड पेन से यहाँ पे लोकेट कर दे रही हूँ कि कौन कौन सा बॉर्डर होगा जम्मू कश्मीर के लिए। तो यह अगर बोला जाए जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स को आप यहाँ पर, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है, जम्मू कश्मीर बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर किसे किसे टच करता है ये? जम्मू कश्मीर। किसे किसे टच करता होगा जम्मू कश्मीर? क्या क्या हो जाएगा? पाकिस्तान तो है ही, चाइना है ही, अफगानिस्तान है ही, है ना। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो पाकिस्तान तो होगा ही, चाइना होगा ही, एंड आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ये तीन को टच करता है, ये तीन को टच करता है जम्मू कश्मीर, ये ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। चीन की सेना पर पेंटागन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपनी पहली परमाणु संचालित गाइडेड मिसाइल पनडुब्बियों को लॉन्च किया है। इसको क्या करना देखिए। अब चीन की सीमा पर क्या किया गया है, पेंटागन की एक रिपोर्ट आई है। पेंटागन क्या है? ये संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसकी एक बोल सकते हैं कि एक उसका मुख्यालय है, ओके। तो वहाँ उसकी रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपनी पहली परमाणु संचालित गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी को लॉन्च किया है। इस परमाणु संचालित जो गाइडेड मिसाइल है उसको SSGN भी बोला जाता है, और यह अमेरिका और रूस के बाद चीन यह उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा देश बन गया है। इसमें बस इतना ही ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक चीज मेंशन कर सकते हैं कि चीन, भारत के ऐसे कितने ऐसे राज्य हैं भारत के साथ सीमा साझा? किसका? चीन का, चीन का, ओके। भारत के साथ सीमा साझा चीन का। तो कौन कौन से हो जाएंगे जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पे आप लिख लें भारत के साथ सीमा साझा में कौन कौन हो जाएगा जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, चलिए मैं इसको पूरा लिख देती हूँ, ओके। जम्मू कश्मीर किसके साथ? चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा आपका आ जाएगा नीचे हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, पेन थोड़ा सा ज्यादा ठीक चल रहा है, चलिए। उत्तराखंड, उत्तराखंड के अलावा सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ओके। यानी कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो ये ऐसे 5 आपके क्या हो जाएंगे? 5 ऐसे राज्य हो गए जो कि आपकी सीमा साझा करते हैं। बोलना तो 4 राज्य और ये तो यूटीज में आ जाएगा जो सीमा साझा करते हैं। टोटल जो बाउंड्रीज है भारत और चाइना के बीच में, टोटल बाउंड्रीज कितनी है भारत चाइना के बीच में? टोटल बाउंड्रीज कितनी है? 3488 किलोमीटर की बाउंड्रीज है भारत चाइना। और भारत चाइना के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, ओके। भारत चाइना, भारत चीन, मैकमोहन रेखा। गॉट माय पॉइंट? क्लियर? एनी डाउट इन दिस? चलिए, ये हो गई आपकी। हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग खोल करके करेंगे तो बहुत आसान से ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। नाउ इसरो अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। इन्होंने क्या किया है? अपनी आत्मकथा लिखी है, ओके। चलिए देख लेते हैं। इनकी जो आत्मकथा है वो मलयालम भाषा में लिखी गई है, जिसका नाम आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस आत्मकथा का नाम क्या है? नीलावु कुदीचा सिमहंगल, ओके। ये मलयालम की भाषा में है, क्योंकि इनके लिए मलयालम भाषा इसलिए उन्होंने चूज किया क्योंकि उनके लिए वो ज़्यादा सहज था, ओके, इसलिए इन्होंने किया है। चलिए, जिसका अगर अनुवाद किया जाए तो लायंस दैट ट्रंक द मूनलाइट के रूप में किया गया है। यह पुस्तक किसका है? यह पुस्तक एक्चुअली इनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि इनके पास मतलब काफ़ी गरीबी इन्होंने देखा है, पैसे का बहुत अभाव रहा है। साइकिल से मतलब ऐसा बोला जाता है कि बहुत खराब टूटी हुई साइकिल का इस्तेमाल करते थे और तब इन्होंने अपनी पूरी शिक्षा अर्जित की है। ऐसा इसलिए अभी बोला जा रहा है कि साइकिल से लेकर के इन्होंने चंद्रमा तक का सफ़र कर लिया है ना, क्योंकि चंद्रयान 3 इन्हीं के समय की उपलब्धि है। तो चलिए, तो कड़ी मेहनत और दृढ़ता की शक्ति पर यह केंद्रित है, ओके। और इनका ये है कि इस किताब को ये नहीं कि मेरी जीवनी है तो पढ़ो, इसलिए पढ़ो कि आज की युवा इससे प्रेरित हो सके और वो क्या करे, कभी भी कहते हैं ना कि अगर आपकी कुछ हौसले हैं
तो उस हौसले के लिए क्या होगा, कोई भी बाधा जो है, कहते हैं कि अगर बारिश को बरसना होता है तो क्या होता है, बादल फट जाता है। तो उसी तरह से अगर आपके अंदर हौसला है किस कर जाने की, कोई नहीं रोक सकता है आपको। नो बॉडी कैन स्टॉप यू, नो बॉडी। कहते हैं मेहनत के आगे तो भगवान झुक जाता है। फिर इंसान में हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो आपको कोई भी रोक सके, है ना। जो ऊपर एक शक्ति है वो मेहनत के आगे झुक रहा है, तो बाकी कोई आपको रोक ही नहीं सकता है। तो इस चीज़ को इसलिए ध्यान रखिएगा कि इनकी एक उपलब्धि, अच्छी बुक है, नवंबर में भी मार्केट में आएगी, अभी तो आई नहीं है, नवंबर में आएगी। अगर टाइम मिले, टाइम क्या मिले, टाइम तो मिलता ही है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता। अगर उसको टाइम को यूट्यूब पे नहीं दिया जाए तो, अगर रील्स पे ना दिया जाए तो टाइम बहुत है ना। तो इस किताब को एक बार पढ़िएगा जरूर। ओके चलिए, और इनकी कौन कौन सी उपलब्धि इनकी रही है इस चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 की भारी सफलता से यह प्रेरित है। नौ, इस पुस्तक के केरल स्थित लिपि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जाएगी, जो कि नवंबर में मार्केट में आएगी है। इसरो चेयरमैन ने कहा इस किताब का मकसद मेरी जिंदगी की कहानी पढ़ना नहीं है। क्या है मकसद, लोगों के जीवन में प्रतिकूलताओं से जूझते हुए अपने सपनों को साकार करना। किस प्रकार से अपने सपनों को साकार करेंगे उसके लिए प्रेरित करना। इस पुस्तक में जरूर पढ़िएगा इस बुक को। चलिए, अब बात आती है चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 थोड़ा सा देख लीजिए इनकी जो उपलब्धि रही है, क्योंकि चंद्रयान 3 तो इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या है, क्वेश्चंस तो आना ही है चंद्रयान 3 आदित्य L1 वगैरह को लेकर के। चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 जिसे लॉन्च कब किया गया था, लॉन्च किया गया था इसे 14 जुलाई, और ये चंद्रमा पर कब पहुंचा था, 23 अगस्त। इसलिए उस दिन क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, इसके अंतर्गत किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, रॉकेट था LVM-3, LVM-3M4, जिसको कि बाहुबली बोला गया, बाहुबली। और अगर बोला जाए इसमें और क्या था, लैंडर विक्रम, लैंडर विक्रम एंड रोवर प्रज्ञान, प्रज्ञान था। ओके चलिए, और इसके अगर पूरे प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात की जाए तो कौन था, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम भी लिख लें, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि एस सोमनाथ को हम लोग सभी कोई जान रहे हैं। तो पी वीर मुथुवेल, मुथुवेल, ओके मुथुवेल। नाउ ये तो हो गई चंद्रयान 3 को लेकर के। इनकी एक सफलता और रही है, वो है आदित्य L1 मिशन, है ना, जो पहली बार सूर्य का अध्ययन करने वाला कोई मिशन है, आदित्य L1। आदित्य L1 पहली बार क्या होगा, सौर्य मिशन का अध्ययन किया जाएगा। PSLV रॉकेट कौन सी थी, PSLV C57। इस रॉकेट के जरिए, डेट क्या है, 2 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया था, 2 सितंबर। PSLV C57 रॉकेट के जरिए, इसके जरिए क्या हो गया था, 7 जो है पेलोड लेके गए थे, 7 पेलोड ले गए थे, 7 पेलोड था, रॉकेट ये थी। इसके अलावा इसमें आप और क्या लिख सकते हैं, इसके डायरेक्टर कौन थे, है ना, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। इसके डायरेक्टर रहे हैं। एंड ये क्या थे, वैज्ञानिक यही थे, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। और अगर बात की जाए इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर की, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ओके, तो कौन थे, निगार शाहजी, निगार शाहजी। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। ओके चलिए, पीएम मोदी ने 26 अक्टूबर को महाराष्ट्र और गोवा का दौरा किया। महाराष्ट्र और गोवा के दौरे में गए थे, जहां पर इन्होंने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में करीब 7500 करोड़ का इन्होंने प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। अहमदनगर जिले के ये कहाँ, शिरडी पहुंचे, और शिरडी में इन्होंने साईं बाबा, आप लोग पता ही है महाराष्ट्र का साईं बाबा काफ़ी चर्चित है ना, तो साईं बाबा के मंदिर में पूजा और अर्चना की। उसके अलावा उन्होंने मंदिर के लिए एक दर्शन जो कतार है उस परिसर का भी इन्होंने आधार से रखा, किसका रखा है, दर्शन कतार परिसर का उद्घाटन किया। 2018 में इस नए दर्शन कतार परिसर की जो है आधारशिला रखी गई थी। उसके अलावा नीलवंडे बांध का जल पूजन भी किया उन्होंने। स्वास्थ्य, रेल, सड़क और तेल एवं गैस जैसे क्षेत्र में लगभग कितने हैं,
75 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। उन्होंने नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना, आखिर ये है क्या? जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जो कृषि सम्मान योजना है उसी को बोला गया है नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना। इसके तहत किसानों को करीब 86 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा और उनके खाते में कितना जाएगा? तो 6,000 रुपये जाएगा। ओके। गोवा में पीएम इसके उनका फिर क्या था? गोवा का दौरा था जहां पर उन्हें 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। गोवा में 37वां राष्ट्रीय खेल स्टार्ट हो गया है ना, 26 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला था, स्टार्ट हो चुका है। और कब तक चलेगा? ये 9 नवंबर तक चलेगा। ओके चलिए। और इसमें 10,000 से अधिक एथलीट 28 स्थानों पर 23 से अधिक खेल विधाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे। नीलवंडे बांध जो है ये क्या है? 2 संबंध गुरुत्वाकर्षण बांध है जो महाराष्ट्र में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। ऊपरी नीलवंडे बांध गोदावरी नदी की सहायक कौन सी नदी है? प्रवरा नदी पर है। और निचला जो नीलवंडा बांध है वो शाही नाला नदी पर स्थित है। केवल इतना ही। नाउ महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। वहां पे 2 डिप्टी सीएम है, देवेंद्र फडणवीस और आपके कौन है? इसके अलावा कौन है? आज का सवाल देवेंद्र फडणवीस और इसके अलावा कौन है वहां पर अन्य? मैंने क्लास में एक दिन और पूछा था कि उसके अलावा दूसरे सीएम कौन है। ठीक है चलिए कोई नहीं। इसका आप लोग मैसेज कीजिएगा। काफी दिनों से मैंने क्वेश्चंस भी नहीं पूछा है आप लोगों से, है ना। वहां पर 2 सीएम है, डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और बता दूं अजित पवार। ओके अजित पवार। चलिए ठीक है। क्वेश्चंस आज मैं पूछूंगी कि आज के क्वेश्चंस दूंगी। और महाराष्ट्र में एक अभी क्वेश्चन है आज का कि महाराष्ट्र में एक बेटी के ऊपर कुछ रिसेंटली कोई योजना आई है, मैंने आप लोगों को क्लास में बता रखा है, उसके बारे में बताएं कि कौन सी योजना है अभी रिसेंटली आई है जिसके तहत जो है 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी भी हुआ है वह योजना। कौन सी योजना है जो बेटी के लिए? एक क्वेश्चन है आपका। चलिए कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए P&K उर्वरकों पर 22,303 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। कितनी है? अमाउंट याद रखिएगा 22,330 करोड़ की नाइट्रोजन के लिए सब्सिडी कितना है? इस सब अमाउंट को ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन के लिए 47.2, फास्फोरस के लिए 20.82 रुपीज प्रति केजी एंड पोटास के लिए सब्सिडी इतना दिया जा रहा है। ओके। और सल्फर, ये सल्फर है, सल्फर के लिए सब्सिडी इतनी रुपए है। क्लियर। अगर बात की जाए पिछले वर्ष की तुलना में तो इस साल क्या है? 57% की गिरावट है। 22-23 में खरीफ और रबी दोनों सीजन के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी इतना ट्रिलियन थी। सब्सिडी पर इतना करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी DAP इतना रुपए प्रति बैग बेचा जाता रहेगा। और 22-23 रबी सीजन में NPK और S, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ओके, इसके लिए और सल्फर के लिए जो सब्सिडी दी गई वो कुछ इस प्रकार से थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत के पहले नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर के कलोल में किया गया। और किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, है ना, इनके द्वारा किया गया है। चलिए यह प्लांट जो है 25 टन DAP के बराबर 5 करोड़ बोतल, कितना है? 25 टन DAP के बराबर 5 करोड़ बोतल नैनो DAP लिक्विड का उत्पादन करेगा। ओके। प्राकृतिक खेती अपनाने से खेती में उर्वरकों का क्या होगा? इस्तेमाल होगा। और यह प्लांट DAP की आयात को कम करने भी मदद, क्योंकि अगर खुद यहाँ पर प्लांट लग चुका है तो आयात, जाहिर सी बात है, आयात कम हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा तरल नैनो DAP मिट्टी में पोषक तत्वों को प्रभावित नहीं करेगा और इसमें कोई हानिकारक धातु कण भी नहीं होंगे। नैनो लिक्विड DAP की एक बोतल की कीमत महज 600 रुपए होगी, जबकि पारंपरिक DAP की एक बैग की कीमत कितनी होगी? 1300 रुपए। नाउ कम टू द नेक्स्ट। केंद्रीय मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनुभव पुरस्कार 2023 जो है प्रदान। ओके देखते हैं। नई दिल्ली में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, इसको ध्यान रखिएगा, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2023 के लिए पुरस्कार विजेताओं को उनके लेखन के लिए सम्मानित करने के लिए अनुभव पुरस्कार जो है दिया गया है। अनुभव पुरस्कार किसको? पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा। मार्च 2015 में इस विभाग का अनुभव पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था 2015 में। यह पोर्टल सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके सराहनीय कार्य प्रस्तुत करने और प्रदर्शित करने के लिए एक ऑनलाइन तंत्र प्रदान करता है। इसमें सरकारी विभाग में काम करने के अपने अनुभव जो है वो इसलिए बोला गया अनुभव पुरस्कार दिया जाता है ताकि जो सरकारी विभाग में काम कर रहे होते हैं, इतने लंबे समय जो अपने देते हैं जीवन का, वो अपने अनुभव को साझा करने और शासन सुधार लाने के लिए सुझाव दे सकते हैं। इस विभाग के अनुभव पोर्टल पर 96 मंत्रालयों ने पंजीकरण कराया है और अब तक 10,000 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं।
अनुभव पुरस्कार विजेताओं को एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार जो है यह दिया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अहमदाबाद में आदि महोत्सव का शुभारंभ किया है। आदि महोत्सव क्या है ये? आदि महोत्सव राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? अर्जुन मुंडा ने किया है। अब इसका आयोजन भारतीय जनजातीय सहकारी यानी ट्राइफेड के द्वारा किया जा रहा है। 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक अहमदाबाद हॉट वस्तुपुर में किया जाएगा। क्या होगा? तो उसमें जो जनजातियों के द्वारा बनाए गए उत्पाद, जैसे आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक 74 में ऑर्गेनिक क्राफ्ट आइटम मौजूद रहेंगे, शिल्प कौशल, पाक कलात्मक, इस प्रकार के जो एक एग्जीबिशन टाइप का जनजातियों के द्वारा बनाए गए सभी, चाहे वो आप देख सकते हैं हस्तशिल्प हो, हथकरघा हो, पाक कोई कह सकते हैं कि पाक का उत्पाद हो, मिट्टी के बर्तन हो, आभूषण हो, तो जनजातियों के द्वारा बनाए गए इन सभी उत्पादों का क्या किया गया? एक महोत्सव फेस्टिवल जो है आदि महोत्सव के नाम से उसका शुरुआत किया गया है। वन धन विकास केंद्र उत्पादों को समर्पित 15 स्टॉल मशरूम, महुआ, फूल, नागली बाजारा, आम की, मतलब इस तरह के जो भी हैं जंगली क्षेत्र पेश करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत की सौर मॉडल विनिर्माण क्षमता 2023 तक 70 गीगावाट प्रति वर्ष को पार कर सकती है। किसकी रिपोर्ट है? IEA के। आई की रिपोर्ट है, देख लेते हैं क्या है। इसने न्यूनतम वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता है उसको ऐसा बोला गया है कि 2027 तक 70 गीगावाट प्रति वर्ष से अधिक हो सकती है। 2027 नहीं है यहाँ पे, ये हाँ चलिए 70 गीगावाट जो है प्रतिवर्ष हो सकती है। वर्तमान में अगर बात की जाए वैश्विक सौर फोटोवोल्टिक बाजार में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में 3% है, जिसको बोला जा रहा है कि 2070 तक कितना हो जाएगा? 70% गीगा प्रति वर्ष से अधिक हो सकती है भारत की। ओके, वर्तमान में सौर मॉडल विनिर्माण मुख्यतः केवल 5 देशों में ही केंद्रित है। 5 देशों में केंद्रित है। तो कौन कौन से वो 5 देश हैं? जिसमें की क्षमता 90% से अधिक है और विश्व विनिर्माण क्षमता का 80% हिस्सा चीन का है। वियतनाम, भारत, मलेशिया और थाईलैंड, ये अन्य 4 देश हैं। यानी कुल मिलाकर के ये 5 देश हैं जहां पर सौर मॉड्यूल विनिर्माण जो है मुख्यतः केंद्रित है। सौर मॉड्यूल चीन, वियतनाम, भारत, मलेशिया और थाईलैंड। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं आज के कुछ रिवीजन पॉइंट्स को। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास 2023 भारत के उमरोई छावनी में शुरू किया गया। अमरोई छावनी ये है कहाँ? तो ये मेघालय में है, मेघालय में है। और हरिमाऊ शक्ति किसके किसके बीच है? भारत और मलेशिया, इनके बीच के शक्ति अभ्यास को हरिमाऊ शक्ति अभ्यास बोला गया है। ये 2023 का यहाँ किया गया है। मलेशिया में 2022 में हुआ था और यह शक्ति का आरंभ कब हुआ था? 2012 से यह आरंभ हुआ है। 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया। आज का सवाल, वो दोनों वैज्ञानिक कौन कौन है जिनको यह पुरस्कार दिया गया? आज का सवाल ये, दूसरा सवाल, वो 2 वैज्ञानिक के नाम आपको बताने हैं। 23 अक्टूबर को महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया। इनको स्पिन ऑफ सरदार बोला जाता था, इनको स्पिन ऑफ सरदार भी बोला गया है। ओके, चक्रवात हामुन कहाँ आया हुआ है? तो बंगाल की खाड़ी है ना। और इसके तहत क्या किया इसने? 7 राज्यों को अलर्ट घोषित कर दिया गया था। 7 राज्यों में अलर्ट। कौन कौन सा था? पूर्वोत्तर राज्य थे, त्रिपुरा, आपका मणिपुर, मिजोरम, इसके अलावा असम का दक्षिणी हिस्सा था। बात की जाए इधर वेस्ट बंगाल भी होगा क्योंकि बंगाल की खाड़ी में आया है। वेस्ट बंगाल था, उड़ीसा था, तो इन 7 राज्यों में अलर्ट घोषित किया गया था। इसके अलावा अभी तेज भी आया था, तेज जो कि अरब सागर में आया था। तेज ये कहाँ आया था? अरब सागर में, लेकिन यमन से टकराने के बाद ये कमजोर पड़ गया था, तेज। इसके अलावा कौन सा था? और बीपर जॉय वगैरह आया था, तो खैर इसको भी मैंने बता दिया था, तो इसको इतना डिटेल अभी करने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण 26 अक्टूबर को गोवा में शुरू हो रहा है। पहली बार गोवा में शुरू हो रहा है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। इससे पहले 36वां संस्करण गुजरात में किया गया था। श्रीलंकाई कैबिनेट ने भारतीयों और 6 अन्य देशों को नागरिकों को मुफ्त पर्यटन वीजा देने की मंजूरी दे दी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2024 की मेजबानी कर रहा है। सरकार देश भर के पुलिस स्टेशनों में डीएनए और फेस मैचिंग प्रणाली लागू करने के लिए तैयार हो गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। हार्वर्ड लॉ स्कूल का वैश्विक नेतृत्व यानी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
किसको दिया गया है? डी वाई चंद्रचूड़ जी को दिया गया है। उन्होंने 1982-83 में हार्वर्ड लॉ स्कूल के वो स्टूडेंट रह चुके थे। एशिया पैरा गेम्स 2023 जो है चीन के हांगझो में शुरू हुआ है। कब से? 22 अक्टूबर से लेकर के ये 28 अक्टूबर तक चलेगा। 22 से लेकर ये 28 22 से लेकर के 28 अक्टूबर तक ये चलेगा। ओके, जिसमें कि भारत का भी टारगेट है 100 पदक को लाना। चलिए, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सी के रूप में अशोक वासवानी की नियुक्ति की गई है और इन्होंने जो कोटक महिंद्रा बैंक का संस्थापक कौन है? उदय कोटक। ओके नाउ चलिए अब देख लेते हैं संयुक्त दिवस कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को संयुक्त दिवस मनाया गया है। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए डीवाई चंद्रचूड़ को ग्लोबल लीडर अवार्ड दिया। आकाश चांगमाई ने एशिया पैरा खेल 2023 की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? बैडमिंटन में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक भारत आए हैं, उनका नाम क्या है? राफेल ग्रोसी, जिन्होंने किसके साथ इनकी वार्तालाप हुई थी? इनकी वार्तालाप हुई थी जो हमारे कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता अर्दीम बागची जी के द्वारा। किसने रोअरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है? जगदीप धनखड़ ने। किसने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की है? पीयूष गोयल ने। कहाँ मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? कोची। भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का नाम क्या है? इम्फाल। कहाँ 2024 में ई ब्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन होगा? हैदराबाद। महिला सशक्तिकरण हेतु फिक्की महिला संगठन ने किसके साथ समझौता किया है? जेएनडीयू। बहुपक्षीय अभ्यास मिलान के लिए मध्य योजना सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने माय होम सेफ्टी क्वेश्चन पेश किया है? गोदरेज लॉक्स ने। किस मंत्रालय ने विशेष अभियान 3 में अनावश्यक वस्तुओं को हटाने को स्थल से इष्टतम बनाने की उपलब्धि हासिल की है? तो आयुष मंत्रालय ने। वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शामी। नाउ कम टू द आज के हम लोग आते हैं एमसीक्यूज पर। आईईए की नवीनतम विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपको ये बताना है। भारत की सौर मॉडल विनिर्माण क्षमता 2023 तक 70 गीगावाट प्रति वर्ष को पार कर सकती है। 2027 तक कितना है? 70 मेगावाट। 5 देशों में सौर मॉडल विनिर्माण की वैश्विक क्षमता 90% से अधिक हिस्सा है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई भी नहीं, सी दोनों सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई ने निजी बैंकों से अपने बोर्ड में एमडी और सीईओ सहित कम से कम 10 पूर्णकालिक निदेशकों को सुनिश्चित करने के लिए कहा है? 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम से कम 2। कम टू द नेक्स्ट। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी विकसित करने के लिए भारत और डैश के बीच एक सहयोग ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान। मंत्रिमंडल है। नाउ कौन सा स्टेटमेंट सही है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 23 अक्टूबर को अनुभव पुरस्कार 2023 प्रदान किया। ठीक है, 4 अनुभव पुरस्कार और 9 जूरी प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय इसमें लिया गया है। केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, ना तो एक और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलत हो गया। जस्ट ए मिनट। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन के लिए P&K उर्वरकों पर डैश सब्सिडी को मंजूरी दी है। ऑप्शन है 22,330 करोड़, 23,303 करोड़, 24,303 करोड़, 26,303 करोड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22,303 करोड़ रुपए। नाउ कम टू द नेक्स्ट। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 25 अक्टूबर को डैश में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। जयपुर, रायपुर, अहमदाबाद, चेन्नई। तो कहाँ किया है? अहमदाबाद में। नाउ कम टू द नेक्स्ट। पीएम मोदी ने हाल में नीलवंडे बांध का जल पूजन किया। यह निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, विश्व पोलियो दिवस 2023 का विषय क्या है? माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य, वादा पूरा करना, प्रकृति की कहानी, अतीत और वर्तमान पोलियो अब खत्म करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट। भारत ने कनाडाई नागरिकों की कुछ श्रेणियों के लिए वीजा सेवाएं फिर से शुरू की। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वीजा सेवाएं फिर से शुरू नहीं की गई है? तो देख लेते हैं कौन कौन सा होगा। एंट्री वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा, पर्यटन वीजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन वीजा एंड ई वीजा। नाउ नेक्स्ट है, भारत के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने डैश में किया। गांधीनगर, जयपुर, सूरत, कानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर के कलोल में किया गया है। तो आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी
इन्फॉर्मेशन थे मैंने आपको दे दिया। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स आप लोग जरूर बताइएगा। और हाँ, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आज से हम लोग फिर से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चंस की जो हमारी स्ट्रेटेजी है आप लोग रिप्लाई करेंगे। ओके, तो मिलते हैं टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।